बस 2 मिनट में उनके पापा का समय जरूर लूँगा। अंकल जी, उस वक्त को याद करते हुए जब आपके बेटे इस काम को शुरू किए थे और आज के वक्त में क्या फर्क है और आप क्या प्राउड फील कर रहे हैं अपने बेटे की? एक बार जोरदार तालियां। मैं इस खुशी को अपने जुबानी तो नहीं व्यक्त कर सकता, क्योंकि आज इतना खुशी हमको हुई है कि बोलने में हमको थोड़ा हिचकिचाहट हो रही है। शुरुआत में जब मेरा लड़का इस कंपनी में आया था तो हमको भी बहुत तकलीफ हुई थी, क्योंकि मैं इस कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। एक लड़के को पूरा पता था, पूरा भरोसा था। तो इस वजह से धीरे धीरे करके वो जो है इस मुकाम पे पहुंचा है कि मेरा इसके काम के जरिए से और इसके मेरा सर फर्क से बहुत ज्यादा ऊंचा हो गया, इतना ऊंचा हो गया कि मैं अब क्या बयान करूं आप लोगों के सामने। बस दो क्वेश्चन आपसे करेंगे। जब ये स्टार्टिंग में आए थे इस काम को करने के लिए, तो क्या आपको ट्रस्ट था कि एक दिन ऐसा मान सम्मान, इज्जत और खुद के ड्रीम यानी खुद के ऐसी लग्जरियस गाड़ी से ये चलेंगे? शुरुआत में तो नहीं पता, लेकिन जब मेरा लड़का मुझे बताया कि वो ऐसा ऐसा है, तो मैं बोला ठीक है, बिंदास करो, मुश्किल नहीं है। अपने काम को ये करता गया, ऑटोमेटिक जो है वो आता गया। जब इस काम करने के लिए आए थे, तो क्या कुछ लोगों ने आपको बोला था कि गलत काम? बहुत सारे लोगों ने ये किया कि आप लड़के को बर्बाद कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, पढ़ा रहे थे, पढ़ाने की वजह से आप इलेक्ट्रिशियन इंजीनियरिंग कर रहे थे, बोले कि नहीं आप बर्बाद कर रहे हो लड़कों को। मैं बोला अब जाने तो, लड़का गया है तो करने तो, जो भी है वो भी एक काम है, कर रहा है, ऊपर वाला उसको कामयाब बनाएगा। मेहनत जिस शुक्रिया आपको, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आज इस खुशी के मौके पे आप आज इस माहौल में शरीफ हो पाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपको। जिस शहर में तूने खोली थी शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार। दोस्तों, इनकी कहानी, कामयाबी की कहानी, फर्श से अर्श तक की कहानी, यानी पैदल से फॉर्मूलर की कहानी, यानी दोस्तों जीरो से हीरो की कहानी अब सुनने की बारी आ चुका है। हम सब लोग बैठ के बेहतर तरीके से ध्यान से एक एक शब्दों को सुनते हैं, समझते हैं। तब तक के लिए मैं आपसे जरूर कहूँगा, अपने अपने सेलफोन की मोबाइल को हवाई जहाज उड़ा दीजिएगा, क्योंकि फोन आएगा, रिंग बजेगा। कितने लोग अपने आप को फील कर रहे हैं मेरी जगह? आने वाले कुछ टाइम बाद हमारा भी बैठा हुआ हर एक इंसान चाहता है कि ऐसा ध्यान रखना अपनी जिंदगी में। जब भी आप काम करने के लिए निकलोगे, जब भी अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर करने के लिए निकलोगे, तो सबसे पहले रुकावट आपके अपने ही शुरू करेंगे। देखो होता क्या है कि जब मैं शुरुआत किया था इस बिजनेस की, तो इस शुरुआती टाइम में ऐसा एक भी पर्टिकुलर पर्सन नहीं था जिसने ये बोला हो कि रफीक खान तुम काम करो, हम तुम्हारे साथ। ऐसा कोई बोलने वाला नहीं था। ये मेरी काबिलियत थी, ये मेरी खुद की सोच थी और मेरा इंटेंशन था कि मैं अपनी जिंदगी में बेहतर करूंगा। और जो हमारी घर की परेशानियां, गरीबियां, तकलीफें हैं, उन सारी तकलीफों को दूर करने के लिए एक इंसान को शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी, किसी न किसी को करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि इस दुनिया में जितने भी लोग आए हैं अमीर बन गए हैं, जितने लोगों के पास लग्जूरियस लाइफ है, जितने लोगों के पास बहुत अच्छी सारी सुविधाएं हैं, उन सारी लोगों की सुविधाओं का किसी ने शुरुआत किसी दिन तो किया होगा। फैमिली का एक ही मेंबर करता है
फैमिली में अगर 10 लोग हैं, उसमें एक ही इंसान शुरुआत करता है और उसी के जरिए बड़े सारे लोग अमीर हो जाते हैं। पूरा परिवार अमीर हो जाता है, पूरी परिवार की सारी परेशानियां तकलीफें दूर हो जाती है। समझ में आ रहा है? कितने ऐसे लोग हैं जो मुझे जानते हैं पहले से? कितने लोग ऐसे हैं जो जानते नहीं है, पहली बार देख रहे हैं? चलिए, कितने लोग हैं जो मुझे पहली बार देख रहे हैं? चलिए, वेरी गुड। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मेरा नाम रफीक खान, सिद्धार्थनगर यूपी का रहने वाला हूँ। इस प्रोफेशन में आने से पहले की बात करूँ तो जैसे कि हमारे पिताजी अभी बता के गए कि पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, इंजीनियरिंग कर रहे थे और उसके साथ साथ बीकॉम यानी कि ग्रेजुएशन कर रहे थे। ये सारी चीजों को तो कर रहे थे, लेकिन करते करते जब फाइनल ईयर मेरा चल रहा था ग्रेजुएशन का, उसी टाइम पे मुझे मौका मिला था इस बिजनेस में आने का। जब इस बिजनेस में मैं आया तो आने के बाद अक्सर आपको पता होगा कि जब हम यहाँ से पहले की बात करें तो जब हम गांव समाज में रहते थे तो हर एक इंसान, चाहे वो हमारा रिलेटिव हो, चाहे हमारा फ्रेंड सर्कल हो, चाहे हमारे सोसाइटी के लोग हों, हर किसी का एक ही कहना होता, बेटा जितना पढ़ोगे उतनी तरक्की करोगे। क्योंकि पढ़ाई लिखाई करके ही जिंदगी में आगे बढ़ा जा सकता है। हमारे समाज का एक ही सिद्धांत है, एक ही सिस्टम। उनको एक ही बात पता होता है कि जब इंसान पढ़ेगा तो ही तरक्की करेगा, बिना पढ़े तरक्की करना इम्पॉसिबल है। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आज के टाइम में अगर हम देखें तो वर्ल्ड वाइड आज जितनी भी कंट्रियां हैं इस दुनिया में, उन कंट्रियों में से सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री आज के टाइम में हमारा इंडिया हो गया है, हिंदुस्तान हो गया है। आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि इस हिंदुस्तान में अगर हम नौकरी की बात करें तो क्या लगता है, नौकरी इतना पॉसिबल है मिलना? नौकरी तुरंत मिलना पॉसिबल है? चांस ही नहीं है। क्योंकि आप एक बार सोच के देखो, आपके रिश्तेदार हो, आपके दोस्त हो, आपके अड़ोसी पड़ोसी हो, कितने ऐसे लोग हैं जो पढ़ाई किए होंगे? बहुत सारे लोग। 10 में से एक अनपढ़ मिलेगा। बाकी लोगों को अपना सिग्नेचर करना आता है। अब आप एक बार सोच के देखो, उसको सिग्नेचर करना आता है, मतलब वो किस चीज की तैयारी कर रहा था? नौकरी की। स्कूल जाना मतलब नौकरी। समझ में आ रहा है ना? बचपन से लेके हमको सिखाया जाता है, स्कूल जाना है बेटा नौकरी करने के लिए, पढ़ना है, नौकरी पाना है, पढ़ना है, वहां से नौकरी लेना है, वहां से जिंदगी को और बेहतर करना है, और बेहतर करना है। ऐसा ही सिखाया जाता है ना? और इन सारी चीजों को लेके आप सोच के देखिए, आपके सारे रिश्तेदार, सारे दोस्त, अड़ोसी पड़ोसी सभी लोग पढ़ाई किए होंगे, लेकिन 100 में से किसी एक की सरकारी नौकरी लगी होगी। बाकी 99 कहां जाएंगे? सोच के देखो, 99 लोग ये सारे फेलियर में आते हैं। ये नौकरी के छटे हुए लोग हैं जिनको छाट के साइड कर दिया गया है। अब आप एक बार सोच के देखिए, क्या इसमें गवर्नमेंट की गलती है? गवर्नमेंट की कोई गलती नहीं है। कोई भी गवर्नमेंट ला के बैठा दो केंद्र में या राज्य में, कोई भी गवर्नमेंट आ जाएगी, सभी को नौकरी नहीं दे सकती, ये बात की पॉसिबिलिटी है। क्या सारी गवर्नमेंट आपको दे सकती है नौकरी? सबको। वर्ल्ड वाइड हम सबको पॉपुलेशन में मात दे रहे हैं, वर्ल्ड वाइड हम सबसे ज्यादा पॉपुलेशन में है। तो आप एक बार सोच के देखिए, डिमांड सबसे ज्यादा बढ़ेगा किस चीज का? नौकरी का। क्योंकि हमारी सोसाइटी समाज में एक ही चीज बताया जाता है, नौकरी नौकरी नौकरी। तो बच्चा पैदा होता है, उसको उसी टाइम से पता होता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा या कुछ भी बनूंगा। समझ में आ रहा है? यानी कि शुरुआत से ही उसको ये चीजें समझ में आ जाती है। तो जिस वजह से वो नौकरी की तैयारी करता है, होता क्या है कि डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और सप्लाई बहुत कम होती है। आप एक बार सोच के देखो, गवर्नमेंट के पास जितनी रेलवे है उससे कहीं ज्यादा रेलवे चलवा देगी क्या? और जितनी रेलवे है, जितने लोग पायलट चाहिए चलाने के लिए, उससे ज्यादा रिजर्व कैंडिडेट कितने रख लेगी भाई? रिजर्व कैंडिडेट क्या फ्री में रख के आपको पैसा देगी? पेमेंट से रही। उसी तरीके से अगर आर्मी आप देख लो, आर्मी में जितनी आर्मी की जरूरत है उतनी ही आर्मी चाहिए, उससे ज्यादा अगर रिजर्व कैंडिडेट रखेंगे तो गवर्नमेंट का घाटा लग जाएगा। पुलिस लाइन में अगर आप जाएंगे तो पुलिस लाइन में जितने का सिलेक्शन होना उतनी की ही जरूरत है, उससे ज्यादा रिजर्व कैंडिडेट रखने वाले नहीं है। आप एक बार सोच के देखो, डिमांड बहुत ज्यादा, सप्लाई बहुत कम, तो जाहिर सी बात है हिंदुस्तान बेरोजगार नहीं होगा तो क्या रोजगार होगा? जाहिर सी बात है बेरोजगारी फैलेगी। फिर हम क्या करेंगे? पहले तो हमने पढ़ाई किया, पढ़ाई करके अपना टाइम खराब किया, 20-22 साल 25 साल की उम्र बीत गई, अब निकले हम नौकरी की तलाश में, नौकरी ना मिली तो भी इसमें दिक्कत किसकी? हमारी। क्योंकि हमारे लोगों का क्या कहना होता है कि बेटा पढ़ लिख के भी कुछ नहीं कर रहा,
आप एक बात सोच के देखो, ये जो समाज है ना, ये तुम्हारे सुख में भी तुम्हारे साथ नहीं है, तुम्हारे दुख में भी तुम्हारे साथ नहीं है। समझ में आ रहा है ना? जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो, पढ़ाई करने के बाद अगर आपको नौकरी नहीं मिली तो लोग बोलेगा कि साला लापरवाह है, सही से पढ़ाई नहीं किया होगा, अच्छे से पढ़ा नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? वहीं पे अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो लोग बोलेगा साले पढ़ लिख लिया होता तो नौकरी मिल जाती अच्छी। समझ में आ रहा है ना? तो समाज किसी भी तरीके से तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। तुम्हारा परिवार तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारा भविष्य तुम्हारी जिम्मेदारी है, पड़ोसी की जिम्मेदारी नहीं है। अब यहाँ बैठे बैठे जितने लोग भी पड़ोसियों की बातों में आके गुमराह हो जाते हैं, जितने लोग भी इधर उधर की बातें सुन के अपना दिमाग में उल्टी सीधी बात चलाना शुरू कर देते हैं, इधर उधर की बातें सुन के कंपनी को गलत समझना शुरू कर देते हैं, मैं उनसे एक ही बात कहूंगा, भाई साहब जिंदगी आपकी है, लग्जरी लाइफ जीना आपको है, आपकी गरीबी आपकी है, आपकी परेशानियां आपकी है, पड़ोसी की नहीं है। इसलिए सोचना भी आप ही को है, पड़ोसी को नहीं। समझ में आ रहा है ना? अगर फोर व्हीलर पे आप चलना चाहते हो, अपना घर परिवार अच्छा आप करना चाहते हो तो सोचेगा पड़ोसी क्या? पड़ोसी किसी का हुआ है? अगर तुम्हारे घर में एक गाड़ी आ जाए ना तो पड़ोसी के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। समझ में आ रहा है? आज के समाज में जितना लोग अपने दुख से नहीं परेशान, उससे ज्यादा दूसरे के सुख से परेशान है। पड़ोसी के घर में 2 रोटी सही तरीके से लोग खा रहा है तो पड़ोसी को दर्द हो रहा है। आप एक बार सोच के देखो, आपका दोस्त हो, अगर आप दोनों लोग साथ काम कर रहे हो और आपके दोस्त का इनकम बढ़ जाए और आपका उतना ही रहे तो आपको भी अपने दोस्त से जमीन हो जाए। समझ में आ रहा है? वो आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी ना? देखिए, उस मूवी में एक सीन आता है जब रणछोड़ दास, श्यामल दास छाछड़ और 2 और दोस्त उसके होते हैं। कौन कौन? राजू और फरहान। कितने लोग देखे हैं मूवी? कुछ लोग देखे होंगे, जो नहीं देखे होंगे आज देख लेना, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद तो टाइम ही टाइम है ना, है कि नहीं? तो उसमें आपने देखा होगा राजू और फरहान, ये दोनों को एकदम कंफर्म पता होता है कि हम साला 3rd डिवीजन ही पास होंगे। समझ में आ रहा है? इन लोगों को अपनी हरकतें पता है और अपनी काबिलियत भी पता है कि हम कहाँ आ सकते हैं। तो जब लास्ट में वो रिजल्ट आता है तो रिजल्ट चेक करने के लिए जब जाते हैं तो भागते भागते नीचे से चेक करते हैं। नीचे से क्यों चेक करते हैं? क्योंकि पता है हम नीचे ही आएंगे ना, ऊपर थोड़ी आ जाएंगे। तो नीचे से जब चेक करना शुरू कर देते हैं तो राजू दिख गया, फरहान दिख गया, लेकिन रणछोड़ दास, श्यामल दास छाछड़ कहीं नहीं दिख रहा। 10 तक पहुंचे, बोले कि साला ये तो फेल हो गया। और जब ये चीज देख के आके बैठे बेचारे बड़े दुख में, क्योंकि दोस्त फेल हो गया, तो इस बात का तो दुख रहेगा ना। फिर उसके बाद में देखा एक साइलेंसर है, वो बैठ के रो रहा बगल में, तो उसको देखा साला ये क्यों रो रहा है? तो फरहान बोलता है भाई वो 2nd डिवीजन आया है इसलिए रो रहा है। बोला साला 2nd डिवीजन, यहाँ हम 3rd डिवीजन आए तब भी हमको दुख नहीं है, हमारे दोस्त का दुख है। ये साला 2nd भी आया तब भी दुख है इसको। लेकिन एक बात नहीं समझ आई, फर्स्ट कौन है? तो जो राजू फरहान था उसने बोला कि भाई ऐसा है, जो फर्स्ट आया है ना वो अपना ही दोस्त रणछोड़ दास आया है। अब बेचारे भागते हुए फिर से गए ऊपर, देखे रणछोड़ दास, श्यामल दास छाछड़ लिखा, और देखने के बाद फिर आके बैठे। अब दोहरा गम था। फिर उसके बाद बोला साला दोस्त फेल हो जाए तो कुछ होता है, लेकिन दोस्त 1st डिवीजन आ जाए तो उससे ज्यादा दुख होता है। समझ में आ गया? आपके जितने दोस्त यार रिश्तेदार हैं ना, आप फेल रहो, नाकाम रहो तो आपको नसीहत देने में उनको बड़ी खुशी मिलेगी, लेकिन गलती से बेटा तुम कामयाब हो गए ना तो फिर उनको उससे ज्यादा दुख होगा। जब तुम गरीबी में जी रहे थे जितना दुख नहीं हो रहा था ना, तुम्हारी अमीरी में उससे डबल दुख उनको होने वाला है। तो आप सोच के देखो कि आपको ऐसे बोलेंगे बेटा मैं तेरे साथ हूं, तू करता जा, ऐसा है? बिल्कुल नहीं है भाई साहब, जिंदगी आपकी, डिसीजन आपका। तो क्या चाहेंगे करना या पड़ोसियों की सुनना? तो देखो, शुरुआत जब मैंने बिजनेस का किया था, इससे पहले की कहानी बताऊं तो मेरी जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव थे। जब मैं हाई स्कूल ही कर रहा था उसी टाइम पर मैंने एक शॉप खोली थी, दुकान खोली थी, और पिताजी का ही 2-2.5 लाख रुपया लगाया था। तो लगाने के बाद मैं उसमें फेल रहा, 2-2.5 साल चलाया, कोई सक्सेस नहीं मिली, और 2-2.5 साल सिर्फ पैसा बर्बाद, टाइम बर्बाद, और उसी के साथ साथ पढ़ाई कर रहे थे। इंटर का फाइनल ईयर चल रहा था, फाइनल हो गया, उसके बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना था। तो उसी बीच में आया कि भैया ऐसा ये दुकान जो है ना
ये चल नहीं पाएगी और हम चला नहीं सकते, इसलिए बंद कर दिए। और बंद करने के बाद आपको भी पता है कि अब 2-2.5 लाख रुपए जब बर्बाद हुआ तो दुख अपने को भी और पूरे परिवार को भी होना है। समझ में आ रहा है? तो उस टाइम में दुकान बंद कर दिया। उसके बाद मैं पहुंचा लखनऊ पढ़ने के लिए। ग्रेजुएशन चल रहा था फर्स्ट ईयर। उसके बाद मैंने इलेक्ट्रीशियन में एडमिशन लिया, आईटीआई में। आईटीआई करना शुरू कर दिया, उसी के साथ साथ कंप्यूटर डिप्लोमा करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ये सारी चीजें चलती रही। 2 साल का जो आईटीआई था वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद में जो कंप्यूटर डिप्लोमा था वो हो गया। उसके बाद जो ग्रेजुएशन था वो भी फाइनल ईयर कंप्लीट हो गया 3 साल। उसके बाद भटक रहे थे। समझ में आ रहा है ना? इधर उधर भटक रहे थे कि आप नौकरी मिल जाए, क्योंकि आपको भी पता है पढ़ाई करने के बाद इंसान क्या ढूंढता है। जब बचपन से पढ़ने गए थे तो सोचे क्या थे? नौकरी तो चाहिए। जब नौकरी के लिए भटकना शुरू किया, उसी बीच में शायद ऊपर वाले को कुछ मंजूर था। एक आदमी हमारी जिंदगी में भेजा, नाम था उसका सोनू। और उस बंदे ने मेरे पास पहली बार फोन किया और फोन करने के बाद बोला, और रफीक भाई क्या हाल चाल? मैंने बोला सब बढ़िया। भाई कौन बोल रहे हो? तो उसने बोला यार पहचाने की? मैंने बोला नहीं पहचाना तो नहीं। कौन बोल रहे हो? बोला सोनू बोल रहा हूँ यार। मैंने बोला कौन सोनू? तो उसने बोला यार तुम्हारे साथ में हाई स्कूल में पढ़ाई करते थे। अब हुआ क्या, उसको हम पहचाने कैसे? पहचानेंगे तो तब ना जब वो हमारे फ्रेंड सर्कल में आए, या तो वो कोई बड़े अच्छे कांड करे, है कि नहीं है? जैसे पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा हो, टॉपर हो स्कूल का या फिर क्लास का, है कि नहीं है? तो ऐसा कुछ उसके अंदर था नहीं, जिस वजह से हुआ क्या, मैं उसको पहचाना नहीं, भाई नाम से नहीं पहचान रहा था। लेकिन ये था कि सोनू नामक प्राणी ने मेरा रातों की नींद और दिन का चैन हराम कर दिया। उसने एक बात बोला कि भाई देख, मैं पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा नहीं था, इसलिए मैंने सिर्फ इंटर तक पढ़ाई किया। लेकिन उसके बाद मेरे पता नहीं किस कर्मों का वो था फल कि मुझे ऊपर वाले ने बहुत अच्छी ऑफिस में जॉब दिला दिया। समझ में आ रहा है? बहुत अच्छी ऑफिस में जॉब करता हूँ। अब मैं टेंशन में आ गया। मैंने सोचा मैं ग्रेजुएट हूँ, इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई किया हूँ, कंप्यूटर का डिप्लोमा किया हूँ। अब इतना सब कुछ करने के बाद एचटीएमएल पेज, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का वेब डिजाइनर, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी मैं बेरोजगार हूँ। और 12 तक पढ़ा लिखा हुआ इंसान, उसके पास रोजगार है। दुख होगा ना? बड़ा दुख हुआ यार। अब मैंने नंबर उसका कर लिया सेव और रोज उसको फोन करता था, और सोनू भाई क्या चल रहा है ऑफिस में? तो सोनू भी ऐसा ही बताए, ऑफिस में बढ़िया चल रहा है सब कुछ। समझ में आ रहा है? 6 दिन ये सिस्टम चलता रहा, और चलते चलते एक दिन क्या हुआ, वो खुद ही सोच लिया यार ये बोलेगा। समझ में आ रहा है? तो उसने खुद से दे दिया ऑफर। उसने बोला रफीक भाई बात बताओ, अगर पढ़े लिखे का कोई काम हो तो करोगे? मैं बड़ा एक्साइटेड हुआ। मैंने बोला यार इसी की तो तलाश थी। समझ में आ रहा है? अलग बात है कि एटीट्यूड के चक्कर में आदमी बोलता नहीं, अब यार एक ग्रेजुएट आदमी 12 तक पढ़े आदमी से काम मांगे, यही दिन रह गया। समझ में आ रहा है? तो थोड़ा सा मैं सोचा कि चल यार खुद से बोलेगा तो समझ आएगी। उसने बोला, बड़ा एक्साइटमेंट हुआ अंदर से। मैंने सोचा यार चलो कम से कम बोला तो सही, काबिलियत हमारी जानता है, क्योंकि अगर पढ़ा है हमारे साथ तो जानता ही होगा। अभी तक उसको जानता नहीं हूँ सही से कौन है सोनू। नंबर सेव है सोनू नाम से, सोनू ऑफिस वाले। अब सोनू ने जब ये बात बोली तो बोलने के बाद मुझे लगा यार चल बढ़िया है भाई, अगर काम मिल जा रहा है बहुत अच्छी बात है। समझ में आ रहा है ना? अब सोनू ने सारी बातें बताई। बताने के बाद में अब उसने बोला भाई पैसा भी लगेगा। तो पैसा लगता है ना काम शुरू करने का? तो पैसा भी बताया। जैसे तैसे करके मैं पहुंचा वहां पे, और पहुंचने के बाद उस टाइम पे मेरे घर पे पैसा नहीं था। समझ में आ रहा है? और पैसा ना होने की वजह से जो मेरे बड़े जीजा थे उनसे कुछ पैसा लिया। उसके बाद मम्मी ने अपनी ज्वेलरी गिरवी रख के दिया। समझ में आ रहा है? पिताजी हमारे पीछे बैठे हैं, ऐसा मत सोचना मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ बनावटी। समझ में आ रहा है? कोई बनावटी बातें नहीं, एकदम सच। समझ में आ रहा है ना? तो मम्मी ने ज्वेलरी अपनी गिरवी रख दी, और उसके बाद में उससे पैसा अरेंज हुआ, और होने के बाद मैंने अपना काम स्टार्ट किया। काम स्टार्ट करने के बाद शुरुआती टाइम में मैंने देखा कि यार ये क्या है, ये तो दुनिया बिल्कुल उल्टी है। मैं पढ़ के आया फिर पढ़ा रहा हूं। समझ में आ रहा है? पढ़ाई से तो वैसे निगेटिव हो चुका था कि यार ग्रेजुएट हूं, कहीं काम नहीं मिल रहा है, और ऊपर से और पढ़ा रहे हैं। और पढ़ाएं तो पढ़ाएं, पहले तो वहां ब्रिज पे बैठ के पढ़ने को मिलता था, यहाँ जमीन पे बैठा दिया। समझ में आ रहा है? ये क्या है? और फिर दूसरा सिस्टम, किसी से भी बात करो कोई ये नहीं बोलता था कि महीने 10,000 कमाओगे।
समझ में आ रहा है? 50 के नीचे कोई बात ही नहीं करता। समझ में आ रहा है? 50 से नीचे कोई बात नहीं, लाख पे बात करो तो समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है? अब सोच के देखो यार, मतलब एक गांव से आया हुआ आदमी जिसके दिमाग में बचपन से भरा गया है कि बेटा तुम पढ़ लिख लोगे, अगर 12 तक पढ़े तो 12,000 कमा लोगे, ग्रेजुएट हो गए तो 15 तक कमा सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो गए तो 20-25 कमा सकते हो। यही समझाया गया था। अब यहाँ आने के बाद वो सब दूर की बात एकदम ऊंची ऊंची, समझ में आ रहा है ना? एकदम बिल्कुल ऊपर से जाना था, सर के ऊपर से लाखों में बात हो रही थी। मैं सोचा साला ये आमिर खान वाले बोले पे आ गया, या हमारे बोले से बिल्कुल अलग है कि नहीं? भाई हमारे समाज में किसने बोला तुम 25 साल में 50,000 कमा लोगे? किसी ने नहीं। किसी ने बोला तुमको? किसी ने नहीं बोला होगा। यहाँ तक कि हमारे जितने भी लोग हैं, खानदान के लोग हों, कोई भी हो, रिश्तेदार यार जितने भी हैं, वही कमा रहे यार 25 साल में 50,000 महीने का, 1 लाख महीने का। लोगों के बाल पक जाते हैं तब जाके कहीं 50,000 तक पहुंच पाते हैं। कंटिन्यू रगड़ते रगड़ते उसी में 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल जब कमाते हैं तब जाके कहीं 50,000 1 लाख तक पहुंचते हैं। और यहाँ लोग बोल रहे हैं 18 साल की उम्र में महीने 50,000, है ना? अब ये बातें होती थी। फिर एक डायलॉग हमारे टाइम में बड़ा फेमस था। जैसे अभी क्या होता है ना, यहाँ के लोकल वाले सोचते हैं ये लोग करते क्या, कुछ नहीं बस यस सर नो सर, है ना? यस सर नो सर, ये कॉपी ले लेंगे घूमते रहेंगे, है कि नहीं? हमारी थकान है ना, यस सर नो सर, ये कॉपी ले लो घूमो। एक अंकल जी थे, हमको मिले, बोले यार एक बात नहीं समझ में आ रही है, तुम लोग करते क्या? मैंने बोला करते कुछ नहीं है। बोले यार एक बात नहीं समझ आ रही है, मान लो तुम कोचिंग पढ़ाते हो, ठीक है, मैंने बोला तो बोले यार 18-20 साल का लड़का पढ़ता समझ में आता है, ये 40-40 साल के बाद से वो टीचर, समझ में आ रहा है? फिर उन्होंने एक बात और बोला, बोले यार एक बात तो है तुम्हारे यहाँ, तुम्हारे लड़के ना बड़े डिसिप्लिन में रहते हैं, मतलब लाइन से जाएंगे लाइन से आएंगे, कोई कुछ पूछे उसको कुछ नहीं बताएंगे। आप समझ नहीं आता तुम करते क्या हो, पढ़ाते तुम भी हो, पढ़ाते हम भी है, इतना तो समझ में आ गया। हमने बोला देखो अंकल जी बात ये है, आप लोगों को शिक्षित करने का काम करते हो और हम उन्हीं शिक्षित लोगों को सक्सेस करने का काम करते हैं। हम भी होती है। तो उस टाइम में, हमारे टाइम में डायलॉग बड़ा फेमस था, लोग एक ही बात बोलता था, चाहे वो मेरा अपलाइन हो कोई भी हो, बोलता था यस सर नो सर, 4 महीने में पाल सर। उनको भी नहीं समझ में आ रहा था कि एक लड़का आता है फटी हालात में, टूटे फूटे चप्पल पहन के आता है, फटी वटी जींस पहन के आता है, और 4-6 महीने के बाद उसकी जिंदगी बदल जाती है, वो पल्सर से घूमने लग जाता है और करते कुछ नहीं है ये लोग। समझ में आ रहा है? कंफ्यूजन है। तो ये सारी चीजें हमारे टाइम पे थी। तो भाई साहब जब मैंने शुरुआत की ऐसे ही आपके जैसा बैठा करते थे, तो उस टाइम पे सारी बातें समझ में नहीं आती। समझ में आ रहा ना? बात बोलता था महीने का 1 लाख, महीने का 50,000, मैं सोचता था यार ये है क्या, सब बाउंस जा रहा तो इससे नेगेटिविटी भी आ रही थी। मैं सोचा यार ये साला बेवकूफ बनाने वाली कंपनी है, क्यों महीने का 1 लाख कौन कमाता है कि नहीं? मेरे मन में ऐसा उल्टा सीधा चलता था। और ऊपर से क्या होता था, 2-3 दिन मुझे हुआ था और ऊपर से घर से भी प्रेशर आ जाता था, तेरी कंपनी खराब, कंपनी भाग। समझ में आ रहा है? हमारे पिताजी एक बात बोला करते थे, क्योंकि किसी जमाने में ये भी त्रिकोण नाम के एक बैंक में काम किए थे, ठीक है ना? और त्रिकोण नाम की जो बैंक थी, उस बैंक में वो थे, क्या बोलते हैं उसको, जो पैसा जमा कराते हैं, मतलब पैसा जमा करवाते थे। अब लोगों का पैसा जमा कराए, वो बैंक पैसा लेकर भाग गई। तो उनको भी लगा कि भाई तेरी भी कंपनी तेरा पैसा ली है, वो भी भाग जाएंगे। समझ में आ रहा है? अब ऊपर से भी आ जाता था थोड़ा बहुत बोनस, पहले तो हम नेगेटिव थे ही, ऊपर से भी आ जाता था। तो बड़े अच्छे हमारे अपलाइन थे, बड़े अच्छे लोग थे, जिन्होंने पल गाइड किया, पल समझाया, और एक टाइम पे समझाया, फॉलो किया, जिसकी वजह से मैंने फिर सोचा कि चलो यार बेहतर होगा। धीरे धीरे एक दिन ऐसा हुआ ना, एक बड़ा सा फंक्शन हुआ। उस फंक्शन में एक बंदा आया जिसका नाम था अली हुसैन।
वो स्टेज पे गया, जाने के बाद उसने बोला दोस्तों मेरा नाम अली हुसैन है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, इस बिजनेस में मैं पिछले 14 दिन से काम कर रहा हूँ और आज मेरा जो लेवल है वो इस कंपनी का ईडी, समझ में आ रहा ना, मैं एग्जीक्यूटिव बन गया हूँ इस कंपनी का। और दोस्तों मैं इससे भी बड़ी बात बताऊं कि मैं इस काम को करने से पहले मर्चेंट नेवी में जॉब किया करता था, जहां पे मेरी सैलरी लगभग 35,000 के आसपास थी। उस सर्विस को मैं छोड़ के यहाँ पे आया, वजह ये थी कि वहां बड़ा रिस्क था। जब हम शिप पे जाया करते थे वहां समुद्र में चारों तरफ कुछ नहीं होता था। मेरा ये जो सीनियर था वो बस ऐसे ही पैर फिसला, जब वो गिर गया समुद्र में और उसका लाश तक नहीं मिली। उसी दिन मैंने डिसीजन ले लिया वो काम छोड़ने का। मैंने काम छोड़ा, यहाँ मुझे मौका मिला, 14 दिन के अंदर मैं ईडी बन गया। उस दिन मैंने सोचा यार कि अगर ये बंदा पढ़ने लिखने के बाद एक अच्छा जॉब करने के बाद भी अगर उसे छोड़ के यहाँ पे काम कर सकता है तो काम अच्छा है। पॉजिटिव हुआ, मन में अच्छे ख्याल आए, उसके बाद में काम करना शुरू कर दिया। और जब काम करना शुरू कर दिया, अब मैं जाऊं रूम पे, और रूम पे जाने के बाद अपने अप्लायंस से बोलता था भाई डायमंड कैसे बनना है। तो मेरे जो अप्लायंस थे बड़े ही अच्छे थे, जैसे मैं उससे पूछूं डायमंड कैसे बनना है, वो बोलता था कि बस सीखो समझो बन जाओ। एक ही बात बोले, सीखो समझो बन जाओ, उसको घोल के पिला दिया गया। उसके ना आगे बात करे ना पीछे बात करे। मैं बोलूं भैया डायमंड कैसे बनना है, बोला सीखो समझो बन जाओ। अब छोटा सा है इतना, समझ में आ रहा ना। तो मैंने बोला यार ये बड़ा हरामी है, ये साला चाहता नहीं है मैं बन जाऊं, क्योंकि इसको पता है हमारी काबिलियत। भाई हम मरते थे इसके साथ में, तो इसको पता है ये काबिल आदमी है, तुरंत बन जाएगा और हम यहीं घसते रहेंगे। हम जमीन पे बैठे रहेंगे, इसके गले में टाई आ जाएगी। समझ में आ रहा है। हाँ तो ये सोचा, और सोचने के बाद मुझे लगा ये साला हरामी है, ये बनने नहीं देगा। समझ में आ रहा है। फिर अगले दिन मैं पहुंचा, अगले दिन फिर मैं उससे पूछा भाई बता दे यार कैसे बनना है, तो उसने बोला यार सीखो समझो बन जाओ। तीसरे दिन मेरा मूड खराब, मैंने सोचा रूम में बंद करके मारूंगा, पक्का बताएगा। फिर मैंने सोचा अगर इसको मार दिया तो इसके बड़े सारे अप्लायन हमको नहीं छोड़ेंगे, है ना। तो मैंने सोचा ऐसे काम नहीं चलेगा। उसको भाई साहब मैं घुमाते हुए लेके गया हाईवे उस पार, और जब हाईवे उस पार लेके गया मैंने उसका हाथ पकड़ा, मैंने बोला साले अब बताएगा। अब वो एकदम कंफ्यूज, बोला करे तो करे, छोटा सा था, हमने बोला ऐसे साले दबा देंगे अगर तू नहीं बताया तो। अब वो एकदम टेंशन में बोला करे तो करे का, यहाँ कोई बचाने वाला भी नहीं। लेकिन शातिर बहुत था, समझदार बहुत, छोटा आदमी बड़ा खोटा होता है। तुरंत उसने बोला अरे यार तुझे डायमंड बनना है ना, डायमंड की बात है ना, तब मैं तुझे सिखाता हूं। और तुरंत हाथ पकड़ा, सीधा खींचते हुए रूम पे लेके, और रूम पे लाने के बाद बोला टक। गुस्सा भी हो गया, बताया भी नहीं, अब बनना मुश्किल, समझ में आ रहा, अब बन नहीं पाएंगे। तो अब खाली दिमाग शैतान का घर। ऐसा ही रूम में सोए थे, छत को पंखे को देख रहे थे, देखते देखते निगेटिव हो गए। पंखे को देखते देखते चारों तरफ मैंने देखा, अचानक से दिमाग में ख्याल आया, मैंने बोला ये कंपनी पक्का करना। अब जैसे ख्याल आया मैं अप्लायंस के पास पहुंचा, मैंने बोला हाँ, बोला यार तू यार दिमाग बहुत खराब कर दिया जा। मैंने बोला सुन तो ये बता कंपनी कब बंद होगी। अब वो और कंफ्यूज, अब वो सोचे अभी तक तो क्या पता डायमंड बन रहा है, अब कह रहा है कि कैसे कंपनी बंद होगी। अब एकदम गुस्से में आ गया, बोला ये क्या दिमाग खराब है, क्यों कंपनी बंद होगी, इतने सारे लोग पागल हैं। मैंने बोला होंगे। अब उसने बोला यार तू ही एक समझदार है। मैंने बोला हो सकता है। वो जो पूछे उसका उल्टा जवाब पूरा। अब वो बड़ा कंफ्यूज। उसके बाद उसने समझाना शुरू किया कंपनी ये है ऐसे ऐसे। मैंने बोला देख भाई कंपनी बंद होगी तो होगी। अब वो बोले यार कैसे बंद होगी, इतने सारे लोग काम कर रहे, लोग अपनी अपनी गाड़ियों पे घूम रहे हैं। हमने बोला उनके दिन थे वो बन गए, जिनको कमाना था वो कमा लिए, जिनको बनना था वो बन लिए। हमारी बारी आई, साले कंपनी बंद हो गई तो भाई सीए बनने के बाद महीने का इंसान 70-80 हजार 1 लाख कमा लेता है। चलो मैं मेहनत करके बन जाता हूँ सीए, और मेरे बनते ही कंपनी बंद हो जाए तो मेरी बारी आई कमाने की, तब तक पता चले कंपनी बंद हो गई तो गड़बड़ है ना। अब मैं निगेटिव क्यों हुआ था उसके पीछे वजह थी, मैंने पूरे रूम में देखा सारे कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट, कहीं शैम्पू रखा, कहीं फेस वॉश रखा, कहीं पेस्ट रखा, समझ में आ रहा ना, यही सारे प्रोडक्ट दिख रहे थे। तो मैंने सोचा यार ये कंपनी चलेगी क्या, जब तक लोग यूज कर रहे हैं इस सामानों को तब तक चलेगी, जिस दिन यूज
यूज करना बंद, कंपनी बंद। समझ में आ रहा है? अब ये बात मैं ना किसी को बताऊं ना कोई समझ पाए, बस मेरे जुबान पे एक ही चीज थी, कंपनी बंद हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो मैं भाई साहब कुछ नहीं करता था, मैं जाता था सेंटर, आता था जाता था, मन में चल रहा था कुछ होने वाला तो है नहीं, और बनना तो मुझे है नहीं, बन गया सारी कंपनियां बंद हो गई तो मेहनत बेकार जाएगी। समझ में आ रहा है? ये सारा कुछ चलता रहा। एक दिन की बात थी, ऐसे ही मेरे हाथ में ना बुक लग गई, मैं ऐसे जा रहा था, नीचे गया दूसरे बेस फ्लोर पे, और वहां पे एक बुक रखा हुआ था, कैटलॉग था कंपनी का, और उस कैटलॉग को जब मैंने देखा तो उसमें बड़े सारे ढेर रेंज के प्रोडक्ट थे। अब 4 दिन मुझे हुआ था यार, मुझे क्या पता कौन कौन से प्रोडक्ट है। समझ में आ रहा है? तो मैं जो कैटलॉग देखा तो उसमें बड़े सारे प्रोडक्ट थे, जिसमें सबसे पहला जो प्रोडक्ट था कंपनी का वो था जो जैविक खाद है, यानी कि हमारी कंपनी जो किरसम पे काम करती है वो, तो उसमें हमारी कंपनी का ये बेस्ट प्रोडक्ट था। दूसरा था जो मेडिसिन, समझ में आ रहा है? जैसे हम हेल्थ केयर बोलते हैं। आज आप एक बार सोच के देखो हमारे देश में क्या 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 समस्या है। पहला तो हेल्थ और दूसरा वेल्थ, समझ में आ रहा है? पैसा और दूसरा सेहत। पैसा ही क्या करोगे जब बीमारी हो जाएगी, समझ में आ रहा है ना? तो दोनों चीजें चाहिए थी, तो दोनों चीजों का सलूशन कंपनी के पास था। कंपनी हमारी कहती थी जब 1960 ईस्वी से हमारे देश में हरित क्रांति आई, हरित क्रांति आने के बाद में बड़ी सारी बीमारियां भी साथ लाई, और बीमारियां आने की वजह से आपने देखा होगा एक 8-10 साल के बच्चे को चश्मा लग जाता है, कम दिखाई देने लग जाता है, 12-15 साल में बाल पकने लग जाते हैं। समझ आ रहा है ना? तो ये सारी जो समस्याएं होती है किसकी वजह से? केमिकल की वजह से। और हमारे देश में हरित क्रांति सन 1960 में आई थी, और आई इसलिए थी क्योंकि हमारा देश जब 47 में आजाद हुआ तो पॉपुलेशन बहुत तेज बढ़ी, और पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से क्या हुआ? भुखमरी के शिकार होने लगे, क्योंकि खेती उस टाइम पे बौरानी खेती होती थी। जैसे किसी के पास 2 एकड़ जमीन है तो 1 एकड़ को छोड़ देता था, उसमें खाद इकट्ठा करता था। कौन से खाद? जो जानवरों को होते थे। और दूसरे में खेती करता था, फिर अगले सीजन में इधर खेती करता था, इधर का अनाज इकट्ठा करता था खाद। तो होता क्या था, जो हमारे पास लैंड होता था वो कम हो जाता, और कम होने की वजह से खेती में उपज कम होती थी, जिसकी वजह से खाने वाले ज्यादा और उगने वाला कम। तो भुखमरी के लोग शिकार बने कि नहीं बने? तो इन्हीं सारी चीजों को खत्म करने के लिए सन 1960 ईस्वी में हरित क्रांति आई हमारे देश में, और हरित क्रांति आने के बाद में बड़ी सारी बीमारियां भी साथ आई, बीमारियां होने लगी। तो इन्हीं सारी चीजों का सलूशन लेके हमारी कंपनी आई कि हम लोग रासायनिक नहीं जैविक खेती करेंगे। आप एक बात जानते होंगे बहुत अच्छे से, हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? कौन है? मोदी जी है ना? तो मोदी जी आपको पता है सन के हुए आदमी है। जिस दिन रात में उठ जाएं उस दिन पूरे जनता का नींद हराम कर देंगे। अगर 12 बजे रात को उनको माइक मिल गया तो पक्की बात है कि नींद हराम। समझ में आ रहा ना? एक बार वो उठे थे, उनने बोला कि दोस्तों भाइयों एवं बहनों 500,000 का नोट बंद। और उठते ही लोगों ने सोचा ये अफवाह है कि सच। समझ में आ रहा है? और ऐसे ही आप जाके YouTube पे सर्च करना, बहुत बार अपनी स्पीच में वो बोलते हैं कि जिस तरीके से सिक्किम राज्य है हमारे देश का, वहां पे पूरी तरीके से जैविक खेती होती है, पूरे हिंदुस्तान में जैविक खेती होनी चाहिए। अब आप एक बार सोच के देखो, अभी बंदा रिक्वेस्ट कर रहा है और किसी दिन 12 बजे रात को उठा बोला दोस्तों रासायनिक खाद अगले दिन से बंद, और जो करा यूज हो जाएगा जेल, तब क्या होगा? समझ में आ रहा ना? तो ये सारी चीजें अगर हो गई तो आपको इस्तेमाल क्या करना पड़ेगा? जैविक करना पड़ेगा। और हम ऑलरेडी उस कंपनी में काम कर रहे हैं जो सबसे ज्यादा प्रमोट करती है जैविक खेती। समझ में आ रहा है ना? दूसरा करती है हेल्थ को। ये बात उस टाइम मुझे जब समझ आई तो समझ आने के बाद मुझे लगा भैया कंपनी बहुत अच्छी है। समझ में आ रहा है ना? कंपनी बहुत अच्छी है, लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ अगर किए तो बेहतर कर जाएंगे। फिर से दिमाग में आया अब डायमंड बनना है। तो फिर अपलाइन के पास गए, अपलाइन से बोले भाई डायमंड बना दे। वो मुंह देखने लगा, बड़ा हानि है, कभी बोलता है कंपनी बंद हो जाएगी, कभी बोलता है डायमंड बना दो। अब वो गुस्से में आ गया, प्लान बोला चल ठीक है आज समझाता हूँ मैं। बैठा के समझाना शुरू, बोला इतना इतना बिजनेस वैल्यूम करेगा तो डायमंड बनेगा, इतना करेगा ईडी बनेगा, इतना करेगा आरडी बनेगा, इतना करके सीडी बनेगा, फिर इतना करके ये सीडी, और इतना कर लिया तो सीए बन जाएगा, महीने का 60-70 हजार 80 हजार कमाने लायक। मैंने बोला यार इतना ही करना था, अगर यही करना था पहले बता दिया होता, अब तक तू डायमंड से बात कर रहा है।
अप्लायन बोला ठीक है, करो, समझ में आएगा। भाई साहब काम शुरू किया मैंने, और जैसे काम शुरू किया तो पहले दिन हमारे पास जो थी लगभग 24 लीड, समझ में आ रहा है? 24 लीड अपने पास। मैं बड़ा मोटिवेट, मैंने बोला यार अगले दिन तो मैं ईडी बनने वाला हूं। डायमंड तो बहुत दूर की बात है, सीधा बीडी टू ईडी, ईडी को पीछे छोड़ने, समझ में आ रहा है? भाई साहब मोटिवेट होके सोया, अगले दिन उठा धड़ाधड़ 20 और जब 20 फेल का रिस्पांस आया मुंह लटक गया। अप्लाइन आके बोला हाँ आया मजा, स्वाद आया, कीड़ी बन रहा था, अभी भी वक्त है, बात मान ले, जैसे कहूँ वैसे कर ले। भाई साहब जब तक आदमी ठोकर ना खाए ना अकल नहीं आती। अगर बादाम खाने से आ जाती तो बड़ी अच्छी बात थी, आती तो ठोकर खाने से, है ना? जब धड़ाधड़ 20 फेल हुए उसके बाद समझ आया कि भैया जो ये बोल रहा है वही ठीक है, तो फिर उसी दिन से मैंने अप्लाई के बाद मानना शुरू कर दिया। फिर भी 4 अपने पास थे, मैंने सोचा चलो जैसे तैसे करके इनसे काम कर लेंगे, और उसके बाद में 4 पे काम किया, और करने के बाद भाई साहब बना मैं डायमंड, और डायमंड बनने के बाद अगले महीने 12 दिन के अंदर अंदर मैं कंपनी का बन गया ईडी। समझ में आ रहा है ना? टोटल मैं 16 दिन के अंदर इस कंपनी में ईडी बन गया, समझ में आ रहा है? ईडी बनने के बाद भाई साहब काम करना शुरू किया, अगले महीने आरडी बना, फिर उसके अगले महीने ईडी बनने के बाद मैं आरडी बना। 4 महीना मुझे लगा, समझ में आ रहा है? टोटल 4 महीना मुझे लगा मैं किस कंपनी का आरडी बना, और तब तक मैंने अकाउंट नहीं लगाया था। अब आप सोच के देख लो, घर पे 1 रुपया भेजा नहीं था, तो घर वाले क्या सोचेंगे, कंपनी अच्छी, पड़ोसी सोचेंगे बहुत अच्छी कंपनी, उन्नति की तरफ जा रही है कि नहीं? पड़ोसी को तो एक मौका मिलना चाहिए बस, समझ में आ रहा है? अड़ोसी पड़ोसी जितने भी लोग थे सब बोलते थे कंपनी खराब, फंस गया, पढ़ा लिखा बेवकूफ बन गया, समझ में आ रहा है? बड़ा तकलीफ होता था, दुख होता था उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास भी बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं थी, छोटी अचीवमेंट थी। कभी कभी सस्पेंस में आ जाते थे, कहीं सच यही तो नहीं बोल रहे, समझ में आ रहा है ना? तो ये सारी चीजें चल रही थी, लेकिन जब मैं बना आरडी, और आरडी बनने के बाद पहली बार मेरे अकाउंट में आया था 1,03,000 रुपया, टोटल 4 थी अपाची 160, जिसकी कीमत 1,08,000 रुपया उस टाइम। 55,000 रुपया लेके फाइनेंस करवाया, उसके बाद लेके मैं घर पहुंचा। उस टाइम किसी को नहीं पता था, ना हमारे घर पे पता था, ना अड़ोसी पड़ोसी किसी को पता था। मैं लेके घर पहुंचा, सबको शौक लग गया, ये क्या है, क्योंकि जो आदमी अब तक 1 रुपया ना दिया हो 1 लाख की गाड़ी कैसे लेगा, समझ में आ रहा है? ये सारा कुछ हुआ। उसके बाद में फिर से आ गया मैं काम करने के लिए, और फिर से जब मैं आया, आने के बाद मैंने फिर काम करना शुरू किया। मैंने सोचा अब घर पे तब जाएंगे जब अपने पास पूरे गांव में सबसे महंगी 2 व्हीलर गाड़ी होगी, तब जाऊंगा। फिर काम करना शुरू किया, लगभग 3 महीना और लगा मुझे इस कंपनी में, 7 महीना टोटल लगा के मैं सीए बन गया, समझ में आ रहा है ना? सीए बन गया, क्राउन एम्बेसडर, और क्राउन एम्बेसडर बनने के बाद जो इनकम आने लगी 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 इस तरीके से आने लगी। और आने के बाद मैंने सोचा अब लेनी चाहिए मुझे कोई गाड़ी। मैं सोचने लगा कौन सी लूं, मैंने सोचा बुलेट ले लूं। तो फिर मैंने सोचा बुलेट तो हमारे गाँव के प्रधान के पास है कि नहीं? प्रधान जी के पास है, अगर हम बुलेट लेके जाएंगे तो क्या ही मतलब निकलेगा। तो मैंने सोचा बुलेट नहीं लेके जाएंगे, ऐसी गाड़ी लेके चलो जो गांव के आसपास के 10 गांव में कोई देखा नहीं, समझ में आ रहा है? तो मैंने एक गाड़ी का चॉइस किया, तो गाड़ी थी KTM RC 200, जो अप्रोक्स 2.5 लाख के आसपास में आती है, वो लेके फिर से गाँव में। अब जितने भी हमारे दोस्त थे ना, जो हमेशा मजाक बनाया करते थे, जब मैं इस कंपनी में आया, एक 2,000 कमाने वाला आदमी भी 2 लाख वो सलाह देता, समझ में आ रहा है? 2,000 कमाने वाला भी 2,000 सलाह दे देता था, तेरी कंपनी खराब है, बंद हो जाएगी, कुछ नहीं मिलेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, समझ में आ रहा है? जब मैं ये गाड़ी लेकर पहुंचा ना, तब लोगों को समझ आया कि भाई साहब इसकी कंपनी ठीक है, पैसा बहुत अच्छा। अभी तक लोग पूछते थे कुछ मिलेगा कि नहीं, और जब गाड़ियां आनी शुरू हो गई तो लोग पूछते थे कि कितना कमा लेते, समझ में आ रहा है? तो शुरू में वही लोग बोलते थे कंपनी में कुछ नहीं मिलेगा, तो मैं भी बोलता हूँ हमारी कंपनी में पैसा कहाँ मिलता है, समझ में आ रहा है? तो लोग बोलते थे मजाक मत कर यार, 2 गाड़ी ऐसे थोड़ी आ गई। मतलब तुम लोग तो कहते थे यार कंपनी में कुछ नहीं मिलेगा, तो हम भी कह रहे हैं कुछ नहीं मिलेगा, ये तो बस ऐसे ही है, लेके आ गए। बोला ऐसे मिलता तो हमें भी दिला दो। हमने बोला उसके लिए तुम्हें चल के यहाँ बैठना पड़ेगा, यस सर नो सर करना पड़ेगा, ताली बजानी पड़ेगी, करना पड़ेगा कि नहीं? यस सर नो सर
पल्सर तब तो 4 महीने में पल्सर, उससे पहले थोड़ी पल्सर, है कि नहीं? ये सारी चीजें थी। अब ये सारा कुछ होने के बाद में फिर मैं आया, काम करना शुरू किया। मुझे ऐसा लगा कि भाई अब जो गांव में रहते हैं तो गांव से सिटी में जमीन होनी चाहिए और सिटी में घर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो मैंने 14 लाख की जमीन खरीदी और खरीदने के बाद उस पर घर भी बना दिया। घर लगभग कंप्लीट हो चुका, लगभग क्या हो ही गया, ठीक है ना? बस जो आगे का वो है पोर्च, वहां पे पेंट होना बाकी है, पुट्टी हो गई है, पेंट होना बाकी है, बाकी सब कंप्लीट हो गया है। और मैंने आपको कई बार बोला था ना कि जब भी इस बिजनेस में आ गए हो और काम करना शुरू कर दिए हो तो एक मिशन बना लो, जब भी शादी में अपने जाओगे तो अपनी खुद की 4 व्हीलर होनी चाहिए, रेंट वाली नहीं। वो सारी चीजें कंप्लीट हो गई, घर बना दिया और घर बनाने के बाद क्या हो गया, गाड़ी भी आ गई, 16 लाख की गाड़ी। सोच के देखो, जब मैं तुम्हारे लेवल पे था ना बैठा, 16 लाख तो सोच लो, छोड़ दो यार, 16,000 भी आने का सोच के डर लगता था, पता नहीं 16 आएगा कि नहीं आएगा, समझ में आ रहा है? आज 16 लाख की गाड़ी ले आया, फिर भी बस ऐसे ही लग रहा है आ गई। लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होगी, हमें तो ऐसा लगता है बस आ गई, चलो कोई नहीं, बहुत बड़ी बात, समझ आ रहा है? तो सही है ना? काम करना चाहिए कंपनी में, नहीं करना चाहिए? मुझे तो ऐसा लगता है दुनिया की बातें सुनिए, इतने अड़ोसी पड़ोसी झूठ को बोले सब अपलाइन की कतई ना, तभी 4 व्हीलर पे चलो, है कि नहीं? अच्छा, बड़े सारे लोग बैठे बैठे सोच रहे होंगे यार 4 व्हीलर तो और भी लोग खरीदते हैं, यहाँ खरीद लिए तो कौन सा बहुत बड़ा धनी मार्केट। एक बार सोच के देखो यार, एक आदमी आया, काम करने के लिए आया, मम्मी की ज्वेलरी गिरवी रख के और ऐसे परिवार से बिलोंग करने वाला इंसान यहाँ पे आने के बाद 16 लाख की गाड़ी पे चलेगा तो बातें तो होंगी ना। अमीर आदमी खरीदे, कौन सी बड़ी बात है? अमीर आदमी तो रेंज रोवर खरीद ले, अमीर आदमी तो बुगाटी खरीद ले, अमीर आदमी तो लैम्बोर्गिनी खरीद ले, क्या ही फर्क पड़ता है? लेकिन फर्क तब पड़ता है जो इंसान एक वक्त था कि उसके घर में कुछ ना हो और उसने अपनी जिंदगी और अपनी परिस्थितियों को बदल दिया, तो जाहिर सी बात है वो तो होता ही है ना। तो यहाँ बातें होंगी, समझ में आ रहा है ना? बस जब आप काम की शुरुआत करेंगे, काम करना शुरू करेंगे, तो जाहिर सी बात है अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार सभी लोग आपको मना करेंगे, सभी लोग आपके खिलाफ बात करेंगे, सभी लोग आपसे उल्टी बात करेंगे, कभी आपका साथ नहीं देंगे, आपकी कंपनी साथ नहीं देंगे, कभी भी। लिखित ले लो, कुछ ही लोग होते हैं जिनके माँ बाप भी सपोर्ट कर देते हैं। होता क्या है, माँ बाप आपके गलत नहीं होते, कोई किसी के माँ बाप गलत नहीं होते, अगर गलत होते तो आपको पढ़ाते भी नहीं, क्योंकि जब पढ़ा रहे थे तो कौन सा आप लाखों रुपया कमा के दे रहे थे क्या? लेकिन फिर भी अपनी कमाई का हिस्सा देके आपको पढ़ाया ना, आपको पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया, लेकिन जैसे ही आपने इस कंपनी में एंट्री मारी, आपके ही माँ बाप आपके खिलाफ क्यों हो जाते हैं? उसके पीछे वजह होती है आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके जितने भी इर्द गिर्द के लोग होते हैं, दिन रात जाके पिन मारते हैं, दिन रात जाके बोलते हैं कि तेरा बेटा फंस गया, दिन रात जाके बोलते हैं वहां कुछ नहीं होने वाला है, दिन रात जाके बोलते हैं फलाने का लड़का गया था 6 महीने बाद रिटर्न आ गया। लोग एग्जाम्पल मार मार के आते हैं, लेकिन वहां ये एग्जाम्पल नहीं दे पाते हैं कि फला का लड़का भी ग्रेजुएट है, फला का लड़का भी इंटर पास किया है, लेकिन उन लोगों के पास भी कोई नौकरी नहीं है, अपने बेटे को मत पढ़ाओ। ऐसा किसी ने बोला? लेकिन आज देखा जाए तो फेलियर की क्वांटिटी सबसे ज्यादा कहां है? एजुकेशन सिस्टम में। सबसे ज्यादा पढ़ाई लिखाई करके बेरोजगार हैं। हम तो यहाँ कहते हैं पूरे दावे के साथ, यहाँ जितने लोग आए काम करना शुरू किए, एक दिन वो दिन जरूर आएगा जब आप भी पैदल से अपनी 4 व्हीलर पे आओगे। ये बात एक बार सोच के देखो, जितने भी आपके दोस्त रिश्तेदार पढ़ाई किए, कोई ऐसा टीचर उनसे रिकमेंड किया हो या उनसे कमेंट किया हो कि तुम पढ़ाई सही से करो, हम तुम्हें 4 व्हीलर पे चलवाएंगे? ऐसा किसी ने बोला है? आप यही इलाहाबाद चले जाओ, इलाहाबाद में बड़े सारे लोग तैयारी करने वाले मिलेंगे। बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन चल रही है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, बड़ी बड़ी कोचिंग कंपनियां चल रही हैं। एक भी कंपनी ये नहीं बोलती है कि आप हमारे यहाँ कोचिंग करो, लाखों का फीस दो और हम आपको IAS PCS बना के दें।
ऐसा कोई बोलता है? उनको भी इतना पता है, अगर हमारे पास 100 लोगों का बैच है तो 100 लोगों के बैच में एक ही 2 बंदा होगा जो IAS PCS बनेगा, एक ही 2 लोग निकाल पाएगा, बाकी सब फेल होने वाले हैं। लेकिन उनसे लाखों का फीस ले लिया और लेने के बाद अपना धंधा धड़ल्ले से चला रहे हैं। उनकी क्या गलती है यार? गलती उनकी थोड़ी है, गलती हमारी सोसाइटी, हमारे समाज के लोगों की है, जो लोग बोलते हैं बस नौकरी नौकरी नौकरी। समझ में आ रहा है ना? नौकरी नौकरी के पीछे भागने से अच्छा है, मैं तो एक ही बात कहता हूं, अगर इस बिजनेस में आ गए हो बस एक बार तन मन और धन से काम कर लो। धन तो आपने लगा दिया, लगभग 18-20 हजार रुपए लगा के आप काम कर रहे हैं। अब लगाने की जरूरत क्या है? तन भी आप लगा चुके हैं, यहाँ बैठे हैं 1-1.5 घंटे से, तो आपने तन भी लगा दिया। लगाना क्या? एक बार अगर मन लगा लिया और पूरे मन के साथ काम करना शुरू कर दिया, तो आज मेरी बारी थी, किसी दिन अमन की बारी थी, आने वाले टाइम में आपकी बारी होगी। सभी लोग करने के लिए कर पाएंगे? सभी लोग मेहनत कर पाएंगे? तो मेरा एक सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर आप बाहर जाके काम करोगे तो वहां से भी लखपति बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको जो स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा वो बहुत लंबा स्ट्रगल है। समझ में आ रहा है ना? जैसे कि मान ले तो आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करेंगे 20-25 साल 30 साल के बाद कहीं आपकी नौकरी लगेगी, और 20 साल 25 साल काम करने के बाद रिटायरमेंट आपका है, और इस पीरियड में आप 1-1.5 करोड़ रुपया कमा लोगे पूरा। 1-1.5 करोड़ से ज्यादा नहीं कमा सकते। लेकिन आप एक बार सोच के देखो, वहां पे अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो फेलियर के चांसेस 98% और सक्सेस के रेशियो ओनली 2%। अगर आप वहां पे कोई भी अधिकारी बन जाते हो, कोई भी IAS PCS बन जाते हो, या कहीं भी सेलेक्ट हो जाते हो गवर्नमेंट सर्विस में, आप रेलवे में चले गए, आर्मी में चले गए, कोई भी कुछ भी बन गए, तो वहां पे जो भी 1-2 करोड़ 4 करोड़ कमा लोगे, लेकिन उसके लिए आपके पास चांस लेने के लिए ओनली 2% है। 2% में अगर आप आ गए तो आप 2-4 करोड़ के मालिक हो जाओगे, लेकिन अगर नहीं आए तब 98% में आओगे, और जब 98% में आओगे तो आप क्या करोगे? गांव की खेती तो कर नहीं सकते पढ़ाई करने के बाद, अब जाओगे आप किसी कंपनी में काम करने के लिए, और जब उस कंपनी में आप जाओगे काम करने के लिए, तो उस कंपनी में भी जब आप काम करना शुरू करोगे तो बॉटम लेवल का काम मिलेगा, टॉप लेवल का काम नहीं मिलेगा। बॉटम लेवल मतलब हेल्पर, समझ में आ रहा है ना? आप पढ़ लिख के आपको हेल्पर बनना पड़ेगा, और जब हेल्पर बनोगे उसके बाद काम करते करते वहां भी 10% लोग कामयाब हो जाते हैं, हेल्पर बनते हैं, फिर कारीगर बनते हैं, फिर वहां के सुपरवाइजर बन जाते हैं, फिर वहां के मैनेजर बन जाते हैं, फिर वहां के सीनियर मैनेजर बन जाते हैं, और वहां के HR बन जाते हैं। समझ में आ रहा है ना? लेकिन 10% लोग, बाकी फिर 78% लोग कहाँ जाएंगे? वो इधर उधर भटकेंगे। समझ में आ रहा है ना? फिर उनमें से 10-20% ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं, जैसे अभी MBA चाय वाला हो गया, BTech पानी पूरी वाली हो गई, समझ में आ रहा है ना? और कोई ऐसा नाम, तो आप भी ऐसा नाम ढूंढ के कोई एक आध ठेला लगाओगे। समझ में आ रहा है ना? MBA केला वाला, MBA सेब वाला, है ना? ग्रेजुएट चाय वाला, यही तो ढूंढोगे ना? तो 10-20% वहां चले जाएंगे, और 10-20% में से वहां भी 2-4% सक्सेस होंगे, क्योंकि आपको भी पता है चाय की दुकान चादर में बहुत सारी है, लेकिन चलती 1 ही 2 है। ऐसा है कि नहीं है? तो वहां भी सक्सेस के रेशियो बहुत कम है, वहां भी हो सकता है सक्सेस हो नहीं हो। फिर उसके बाद आप क्या करोगे? तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन आपके पास क्या आएगा? पासपोर्ट बनाओ, विदेश जाओ, है ना? अब जाओ, उसके बाद पूरा परिवार छोड़ के 3 साल 4 साल विदेश में, पूरी जिंदगी बिता दिया विदेश में, जब किसी काम के नहीं बचे तो आके इंडिया में पड़े हुए हैं। तो ये वाली जिंदगी मिल सकती है आपको, और बाकी 20-30% तो ऐसे होते हैं जो कुछ नहीं करते, बाप का बनाया हुआ बेच बेच के खाते। समझ में आ रहा है? यही जिंदगी है, यही सिस्टम है। अब इन सिस्टम में आप आना चाहते हो या इस डायरेक्ट सेलिंग में कुछ इतिहास बनाना चाहते हो? इतिहास डायरेक्ट सेलिंग का, डायरेक्ट सेलिंग का इतिहास बनाने के लिए मैं इतना ही जानता हूं, सबसे पहला सिस्टम यही है, अपलाइन की बात को मानेंगे? अपलाइन जो बोल दे, दिन को बोले रात तो बोलो रात,
रात को बोले दिन तो बोलो दिन। समझ में आ रहा है ना? कहने का मतलब ये नहीं है दिन को बोल दो, रात को बोल दो। कहने का मतलब ये है इतना अटूट विश्वास आपको अपने अपलाइन पे होना है। अगर अपलाइन बोले 10 महले की बिल्डिंग से कूद जा, तो इतना भरोसा होना चाहिए अपलाइन मरने नहीं देगा, लगा के रखा हो। इतना भरोसा आपको अपने अपलाइन पे होना चाहिए, तब आप पैदल से 4 व्हीलर तक पहुंचोगे। तो पहला सिस्टम आपको क्या करना है, अपलाइन की बात को मानना। मान पाएंगे? पहला तो आप अपलाइन की बात मानेंगे। दूसरा, खुद पे भरोसा। अगर आपको खुद पे ही भरोसा नहीं है कि मैं अमीर बन सकता हूं, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है, ऐसा कोई इंस्टीट्यूट अभी तक नहीं खुला है जो किसी को अमीर बना दे उसके ना चाहते हुए। जब तक आपको खुद पे भरोसा नहीं होगा, खुद पे बिलीव नहीं होगा और खुद को नहीं लगेगा कि मैं अमीर बन सकता हूं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको अमीर बनाने वाली नहीं है, चाहे फिर कुछ भी हो। आप एक बात सोच के देखो, धीरू भाई अंबानी का नाम तो सुना ही होगा, सभी लोग सुने हैं। धीरू भाई अंबानी जो थे, उनको आप सुने होंगे कि पेट्रोल पंप पे कभी नौकरी किया करते थे। अब जितने भी लोग धीरू भाई अंबानी का नाम जानते हैं, क्या उनके पिताजी का नाम जानते हैं? नहीं जानते होंगे, नहीं जानते होंगे ना। तो आप एक बार सोच के देखो, धीरू भाई अंबानी को तब हम जानते हैं जब उन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर करने की सोची। अब एक बार सोच के देखो, एक बंदा जो पेट्रोल पंप पे नौकरी करता था, पेट्रोल डालने का काम किया करता था, उसके मन में अचानक से इतना बड़ा अंपायर खड़ा करने का आइडिया आया। कहां से शुरुआत किया उसने? तो सबसे पहले अपनी सोच से शुरू किया उसने। जब वो पेट्रोल पंप पे नौकरी किया करता था, उसको अचानक से मन में आया कि यार मैं कर क्या रहा हूं, मैं सेम टू सेम मैं यहाँ पे 15,000 की नौकरी कर रहा हूँ और वहीं पे यही पेट्रोल पंप पे कोई 50,000 की गाड़ी ला रहा है, कोई 1 लाख की गाड़ी ला रहा है, कोई 10 लाख की गाड़ी ला रहा है, कोई 50 लाख की गाड़ी ला रहा है, कोई 2-2 करोड़ की डिफेंडर लेके आ रहा है। क्या बात है, सेम टू सेम हमारे जैसा तो दिखता है। मैं पेट्रोल भर रहा हूं और वो बंदा डिफेंडर से आ रहा 2 करोड़ की गाड़ी से। वजह क्या, हमें इसमें फर्क क्या है? तो सबसे पहले उसने सोचा और सोचने के बाद फिर उसने आइडिया लेने के लिए उसने सोचा कि अगर इनके जैसा मुझे बनना है तो इनकी संगत में आना पड़ेगा, इनकी बातों को सुनना पड़ेगा, इनके साथ बैठना पड़ेगा। लेकिन अब दिक्कत यह है कि पेट्रोल पंप पे नौकरी करने वाले के पास इतने बड़े बड़े अमीर क्यों बैठेंगे, दोस्ती क्यों करेंगे? तो उसने दिमाग, उसने सोचा अगर इनकी बातों को मुझे सुनना है तो करना यही पड़ेगा, ये जहां बैठते हैं वहां मुझे जाना। समझ आ रहा ना? उसने जब ये सोचा तो सोचने के बाद वो सोचा कि भाई ये कहाँ जाते हैं, 5 स्टार होटल में जाके बैठते हैं, वहां चाय नाश्ता इनकी होती है। वो क्या करता था, अपना काम खत्म करके जैसे छुट्टी होती थी सीधा पहुंच जाता था 5 स्टार और जाके वहां बैठ जाता था, उनकी बातों को सुन रहा होता। अब बड़े सारे लोग होते थे, बात करते थे, भाई मेरा इतने का टर्नओवर है, इतने का यहाँ रॉ मटेरियल लेता हूँ, ये मेरा वो है, ये सारी चीजें मैं मैन्युफैक्चर करता हूँ, यहाँ इतने देशों में हमारा माल जाता है। इन सारी चीजों से जब बात करते थे तो बात करने से उनने सोचना शुरू किया कि आखिर कैसे अमीर बना जा सकता है, कैसे खुद की शुरुआत की जा सकती है। और सुनते सुनते 4-6 दिन 10 दिन जब बीता तो एक मैनेजर जो था वहां का, उसने बोला यार ये आदमी आता तो है लेकिन कोई ऑर्डर नहीं देता। अपने गेटकीपर को बोला इसको अगले दिन से आने मत देना। जिंदगी में पहला चैलेंज, समझ में आ रहा है? क्या लगता है अमीर आदमी ऐसा अमीर बनता चला जाता है? चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, दिक्कतें परेशानियां आती ही आती हैं। पहला दिक्कत, अब उस बंदे को अंदर ही नहीं जाने दिया जा रहा। अब वो क्या करे? अब उसने सोचा अब क्या करना है भाई, अगर मुझे बिजनेस करना है, कुछ करना है तो करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले हमें इनकी बातों को तो सुनना ही पड़ेगा और सुनने के लिए फिर से वहीं बैठना पड़ेगा। अब ऑप्शन हमारे पास है, तो ऑप्शन में उनको समझ आया कि भाई साहब अगर मुझे यहाँ बैठना है तो अब कुछ ऑर्डर करना पड़ेगा। अब उसने देखा उस लिस्ट में सबसे सस्ती जो चीज थी वो थी चाय। समझ में आ रहा है ना? और उस चाय की कीमत इतनी थी जितना उसके पूरे दिन की 1 दिन की सैलरी है। अब बेचारा करे तो करे क्या? रिस्क। समझ में आ रहा है ना? समस्या के बाद रिस्क लेना, पूरे दिन की कमाई डाल देना, पूरा रिस्क लिया और 5 स्टार में गया, बोला भाई चाय लेके आ जा। वो क्या चाय पीने गए थे? क्या करने गए? बात सुनने गए थे कि क्यों और कैसे ये
लोग अमीर बने। चाय ऑर्डर हो गई, चाय टेबल पे रखी है, ठंडी हो गई कोई फर्क नहीं पड़ता, ठंडी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क तब पड़ता है जब वो इंसान उन बातों को सुने जिससे अमीर बना जाता है। यस, उसने बातों को ध्यान से सुनना शुरू किया। चाय ठंडी पड़ गई, चाय फेंक दिया और उसके बाद में चला आया। फिर अगले दिन से प्रोसेस करते करते महीना 2 महीना बीता, समझ में आ गया कि अब करना कैसे है। उसने सोचा अब यहाँ विदेश में रहकर हम कुछ नहीं कर सकते, बैक टू इंडिया जाना पड़ेगा। इंडिया है, खुद की शुरुआत कर ली, और खुद की जब शुरुआत की, एक टेबल, 2-3 कुर्सियां और एक रिसीवर फोन से रिलायंस की शुरुआत करी। और जब रिलायंस की वहां से शुरुआत करी तो क्या लगता है कि सभी लोग बोलेंगे वाह धीरू भाई वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा तूने काम कर लिया। तो बोला होगा, पड़ोसी की बात बोले होंगे, साला गजब चूतिया आदमी है, 15,000 वहां कमाता था, अच्छा खासा जिंदगी चल रही थी, ये क्या चूतिया पा है, आके ये क्या कर रहा है। क्योंकि शुरू में तो करोड़ों आने नहीं लगे होंगे, लाखों आने नहीं लगे होंगे, सेटअप बनने के बाद तुरंत तो पैसा आने नहीं लगता है। तो अब जाहिर सी बात है बड़े सारे लोग इर्द गिर्द के लोग उल्टी सीधी बात किए होंगे ना। चैलेंजेस को फेस किए, लोगों की नेगेटिविटी को झेला, लोगों की बातों को निगलेक्ट किया, और करने के बाद धीरे धीरे चलता गया और एक दिन शुरुआत हुई रिलायंस ग्रुप की। और आज रिलायंस ग्रुप की शुरुआत धीरू भाई अंबानी ने जब किया, और करने के बाद अपने एंडिंग टाइम में इस दुनिया को छोड़ने से पहले अपने 2 बेटों के बीच में 60,000 करोड़ की संपत्ति छोड़ी। अगर उन्होंने ये ना सोचा होता, अपने पूरे दिन की कमाई उस चाय में ना इन्वेस्ट किया होता, और रिस्क ना लिया होता, लोगों के ताने ना सुने होते, लोगों के शब्दों को ना फेस किया होता, तो क्या लगता है 60,000 करोड़ के मालिक बन पाते? 60,000 करोड़ अपनी औलादों के लिए छोड़ के जा पाते? नहीं। फिर उसके बाद 2 औलाद उनकी थी, एक अनिल अंबानी, दूसरे दोनों में आधा डिवाइड हो गया, 30,000 करोड़। अनिल अंबानी जो कि सही तरीके से अपने बिजनेस को नहीं रनिंग करवा पाए और पूरी तरीके से वो घाटे में चले गए। वहीं पे मुकेश अंबानी ने सही तरीके से उसको लीड किया, और लीड करने के बाद में धीरे धीरे करके रिलायंस ग्रुप को इस मुकाम तक पहुंचा दिया कि आज के टाइम में रिलायंस की जगह पे जियो की ब्रांडिंग हो रही है। समझ में आ रहा है? जियो ग्रुप, आप जाएंगे पेट्रोल पंप जो रिलायंस के नाम से होता था, आज के टाइम में वो जियो के नाम से होता है। समझ में आ रहा है? आप एक बार सोच के देखिए, इतना बड़ा रेवोल्यूशन टेलीकॉम कंपनी में लेके आ गए। रिस्क लेने की आदत उनके पिताजी से ली, क्योंकि उनके पिताजी कभी रिस्क लिए थे, तो मुकेश अंबानी ने भी रिस्क लिया, और उन्होंने भी शुरुआत करी जियो की सन 2008-9 में। लेकिन हमारे बीच में जियो का सिम कब आया? 16 में ना। लेकिन शुरुआत कब हुई? 2008 में। उसका फाउंडेशन रखा गया। 2008 में सिर्फ पैसा लगाए जा रहे हैं, पैसा आ नहीं रहा। एक भी यूजर नहीं, कोई यूजर था शुरू में? 2008 में आप लोग यूज कर रहे थे जियो? नहीं ना। बहुत सारी कंपनियां थी जो लूट रही थी, 2 रुपया के मिनट, 4 रुपया मिनट, ऐसा हो रहा था ना। yes, फिर उसके बाद 2008 से जब उन्होंने शुरू किया डायरेक्ट 4G 5G, वो 2G पे काम ही नहीं की, 3G 4G पे काम किए, और करने के बाद धीरे धीरे 2008 से लेके 2016 में लॉन्च किया, और 2016 में लॉन्च किया, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अरबों रुपया लगाने के बाद भी सिम फ्री में दिया जा रहा है, ले जाओ जियो फ्री। अब वहां से हुआ क्या? उन्होंने सबसे पहले कस्टमर बनाने शुरू किए। समझ में आ रहा ना? जिनके पास कुछ ना हो, क्योंकि पहले क्या होता था, एक 2 GB का 2 MB का कोई अगर गाना डाउनलोड करना है तो पूरा दिन लग जाता था। सुबह से लेकर शाम तक डाउनलोडिंग पे लगा के चेक कर रहे हैं, अब हुआ कि नहीं, अब हुआ कि नहीं। होता था कि नहीं होता? उस जमाने में जियो लॉन्च किया और बोला 2 GB फ्री। भाई साहब YouTube पे इतना लोगों ने वो किया कि YouTube पूरी तरीके से 3 बार लगे हैं 2 GB खत्म करने, क्योंकि फ्री में मिला है कि नहीं? जिनके पास जियो 4G सिर्फ मोबाइल नहीं था, वो मोबाइल चेंज कर दिए जियो के चक्कर में। सारा कुछ करने के बाद लोग 2-2 GB यूज करते थे, और करने के बाद 1 महीना फ्री, 2 महीना फ्री, 3 महीना फ्री। उसके बाद बोले अब फ्री नहीं, पहला मेंबरशिप लो 100 रुपए में बोला गया था। 99 रुपीज में आप मेंबरशिप लो,
और मेंबरशिप जिसने लिया लगा हाँ ये हमारा कस्टमर है, बाकी जिसने नहीं लिया उसको और दिक्कत हुई। उसको पूरा दिन 2 GB खत्म करना था, यूट्यूब पे अच्छे अच्छे कंटेंट देखने थे। अब जैसे 2 GB नहीं मिला तो करे क्या? अब चाहे गेहूं बेच के लाए चाहे चावल बेच के लाए 100 रुपये मेंबरशिप लेगा। समझ में आ रहा है ना? उसको लत लग गई, उसको लेना तो पड़ेगा ना। और उन लोगों ने लिया और लेने के बाद धीरे 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 जियो पहला रिचार्ज 399, 2 GB लेने के लिए कितना था? 399। फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाया 599। आज के टाइम में 749 रुपया लगता है 2 GB फ्री करवाने के लिए। ऐसा ही है ना? सोच के देखो, बिजनेस की शुरू टाइम में 2008 में 1 रुपया नहीं मिला, लेकिन फिर भी उसने अपने बिजनेस को करना छोड़ा क्या? क्योंकि बिजनेसमैन हमेशा आगे की सोचता है। अगर मैं यहाँ बैठे बैठे ये सोचता बस सिर्फ घर चल जाए तो आज 4 व्हीलर नहीं आता। छोटी सोच और पैर की मोच इंसान को कभी आगे बढ़ने नहीं देती। जब भी आप बड़ी सोचेंगे तो ही आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा हो पाएगा। छोटी सोच रखेंगे तो कभी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। उसने बड़ी सोच बनाई। 2016 में टेलीकॉम कंपनियों में इतना तगड़ा रेवोल्यूशन लेके आ गए, सारी कंपनियां खड़ी नहीं हो पा रही। कुछ कंपनियों को अगर रुकना था तो 2 एक साथ हो गए। वोडाफोन और आइडिया बोला भैया भी आई कर लो, एक साथ आ जाओ वरना हम पसंद हो जाएगा हमारा। बहुत तेज हवा चल रहा है जियो का, समझ में आ रहा है? अभी आप देख रहे होंगे अडानी का नाम सुना है? सुना तो होगा। गौतम अडानी नाम तो सुना ही होगा। गौतम अडानी क्या कर रहा है? उसने देखा कि भाई साहब जो ये गैस है ना, बॉटल धोते रहते हैं लोग, उस सिस्टम को चेंज करेंगे। एक लगाएंगे पावर प्लांट और सारे पाइप से पहुंचा देंगे घर में गैस। और जैसे लाइट बिल आता है ना वैसे गैस का बिल आएगा। उसने सिस्टम बिछाना शुरू किया तो क्या लगता है तुरंत पैसा आना शुरू हो गया? बिछाना शुरू किया ना तो धीरे धीरे करके पैसा सिर्फ लगाया। और पैसा लगाने के बाद अब आप सोच के देखो, अगर एक घर से उसको सिर्फ 100 रुपया आए ना तो 1 अरब 41 करोड़ की जनसंख्या है। 1 अरब 41 करोड़ की जनसंख्या में एक दिन की कमाई सोचो। समझ में आ रहा है ना? बड़ी सोच रखने वाला आदमी शुरुआती टाइम की नहीं सोचता है। तो आप भी अगर इस बिजनेस में काम कर रहे हैं तो अगर आज की सोच करेंगे काम, आज की सोच की काम करेंगे तो सारी जिंदगी को बेहतर करने वाले हैं। लेकिन अगर फ्यूचर की सोच के चलते हैं तो आने वाले 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल के बाद मैं वादा कर रहा हूँ आने वाले टाइम में आप 2 व्हीलर पे नहीं बल्कि अच्छी सी 4 व्हीलर पे मेहनत करने के लिए, काम करने के लिए, लाइन की मानने के लिए, लाइन की सुन के आगे बढ़ने के लिए, इस बिजनेस में जी जान लगाने के लिए, धन से काम करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, गरीबी को दूर करने के लिए, सपनों को पूरा करने के लिए, ये सारा कुछ आप चाहते हैं। एक बार सोच लो, कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए, इस SHPL में जब तक अपनी खुद की गाड़ी नहीं लेंगे तब तक घर जाने वाले हैं। हमारा जो सफर रहा है यहीं तक रहा, क्योंकि हमें घर भी निकलना है। समझ में आ रहा है? फिर कभी फुर्सत मिलेगी तो फुर्सत से ना सभी लोग आप लोग अच्छी तरीके से काम करिए, मेहनत करिए और अच्छी तरीके से लग के मेहनत करिए। जो भी हो जाए, आज जैसे हमारे पिताजी को गर्व हो रहा है ना, ऐसे आप भी एक ऐसी औलाद बने कि आपके पिताजी भी आप पे गर्व कर सके।